इस लास्ट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आइए आज की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट से। थोड़ा ध्यान देना होगा आपको इस कंसेप्ट के ऊपर। इसका नाम है मीनिंग ऑफ एजेंसी। मीनिंग ऑफ एजेंसी coupled with interest। मीनिंग ऑफ एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ये जो भी है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ए बी का डेटर है। सिचुएशन को थोड़ा सा समझना। ए इज डेटर, बी इज क्रेडिटर। बी को कुछ पैसा वसूल करना है ए से। बाद में क्या हुआ, ए एक बिजनेस स्टार्ट करता है और बी को बोलता है कि वो इस बिजनेस में उसका फैक्टर बन जाए। कल बताया था ना फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक ऐसा एजेंट जिसके पास माल की पोजीशन है। तो ए प्रिंसिपल बन जाता है और बी फैक्टर बन जाता है। यानी ए बी को माल की डिलीवरी देता है और बी उस माल को एज अ फैक्टर मार्केट में सेल करने का प्लानिंग ये लोग करते हैं। ए फैक्टर है, ए प्रिंसिपल है और बी फैक्टर है। फैक्टर जिसके पास पोजेशन ऑफ गुड्स है, नंबर एक चीज। और दूसरी चीज अथॉरिटी टू सेल है। क्या है इसके पास? अथॉरिटी टू सेल। अब बीइंग फैक्टर बी माल की सेल करेगा। जो बी सेल करेगा उससे जो पैसा रिकवर होगा, ए कहता है पहले जो तेरा और मेरा हिसाब किताब था उस पैसे को तू क्या करियो, जो मैंने तुझे पैसा देना है उसके अगेंस्ट रिसीव करियो। यानी बी क्या करेगा, ए का दिया हुआ माल बेचेगा, वहां से जो पैसा रिकवर होगा और जो उसका एजेंसी क्रिएट होने से पहले क्लेम था ए के ऊपर, पहले उसको सेट ऑफ करेगा। यहां पे आप बच्चे ध्यान देंगे, यहां पे आप बच्चे ध्यान दीजिए। बी हैज इंटरेस्ट है कि नहीं है? बी हैज इंटरेस्ट अगेंस्ट ए है कि नहीं? और एजेंसी क्रिएट हुई बाद में, और यहां पे हुई मान लो क्रिएशन ऑफ एजेंसी। यहां पे क्या हुई? क्रिएशन ऑफ एजेंसी। यहां इंटरेस्ट क्रिएट था और यहां आपने एजेंसी क्रिएट कर दी।
यानी इंटरेस्ट का और एजेंसी का जोड़ा बना दिया। ठीक है, क्या किया आपने? बी का इंटरेस्ट था ना ए के ऊपर, बी क्रेडिटर था तो ए के ऊपर उसका इंटरेस्ट था क्योंकि ए से उसने पैसा वसूल करना है, और बाद में वो ए का एजेंट भी बन गया। तो यहां पे इंटरेस्ट प्लस एजेंसी, आपने दोनों का जोड़ा बना दिया सर। इस कंसेप्ट को बोलते हैं एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपकी? क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, शाबाश। शाबाश बेटा, आओ एक बार दोबारा से बता देता हूं। शाबाश, आप नोट भी कर लीजिए, आप नोट भी कर लीजिए। एन एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट, नोट कर लीजिए, फिर मैं दोबारा से एक बार समझाऊंगा। एन एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट व्हेन द एजेंट हैज an interest. When the agent has an interest in the agency granted to him, granted to him. आगे लिखो, in other words, where the agent was appointed, जैसे देखो ए बी को अपॉइंट कर रहा है, where the agent was appointed to enable him to secure some benefit। ए बी को कहता है कि तू फैक्टर है, माल बेच, प्रॉफिट कमा। To enable him to secure some benefit already owed to him by the principal। अब बी फैक्टर, बीइंग फैक्टर बी जो पैसा वसूल करेगा, वो पैसा तो ए ने बी को ऑलरेडी देना है। दोबारा से लिखो लास्ट ये सेंटेंस को, इन अदर वर्ड्स के बाद दोबारा से लिखो, वेयर द एजेंट वाज अपॉइंटेड टू अनेबल हिम टू सिक्योर सम बेनिफिट ऑलरेडी owed to him by the principal, by the principal, to enable him to secure some benefit already owed to him by the principal. Such an arrangement is called agency coupled with interest। लिखो, for example, where a factor had made advances to the principal, where the factor had made advances to the principal where the factor had made advances to the principal and is authorized to sell at the best price and receive the advances made by him
to the principal before creation of agency, made the advances made by him to the principal before the creation of agency. भाई बी को पैसा वसूल करने का राइट दे दिया. कौन सा पैसा वसूल करने का राइट दिया? जो बी ने पहले ही ए से लेना था, एजेंसी क्रिएट होने से पहले. शाबाश. आगे एक एग्जांपल और देता हूं, देखो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप लिखिए एक एग्जांपल लिखिए. एग्जांपल ऑफ an agency which is not coupled with interest, which is not coupled with interest. Example of an agency which is not coupled with interest. सुनिए ध्यान से मेरी बात. देखो एक पार्टी है ए, इसकी एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में इसने बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैट बना रखे हैं. ठीक है, इसने इस बिल्डिंग में बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैट बनाए हुए हैं. इनमें से रेंट कलेक्ट करता है और अपना गुजारा चलाता है. एक को एक अपॉर्चुनिटी मिली, ए चाहता है कि अब वो यूरोप में जाके रहे. वो यूरोप जा रहा है ए रहने के लिए, लेकिन पीछे ये उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है. तो ये बी को अपना एजेंट अपॉइंट कर देता है. बी को कहता है कि तू मेरा एजेंट अपॉइंट हो जा. ठीक है, बी कहता है ओके, क्या करना होगा? ए कहता है बी को, यहां से तुझे रेंट कलेक्ट करना है. ये देखो 1 2 3 4 5 कुछ 10 मान लो ये फ्लैट्स हैं, और हर फ्लैट से 10,000 रुपए किराया आता है. 1,00,000 रुपए ये किराया तू इनसे हर महीने इकट्ठा करेगा. 10,000 रुपए अपना कंपनसेशन रेम्यूनरेशन लेगा और 90,000 रुपए मुझे मेरे खाते में जमा कर देगा हर महीने. ये ए ने बी को अथॉरिटी दे दी रेंट कलेक्ट करने की. देखो बेटा, अब जो किराया यहां से आना है उसी में से सैलरी मिलेगी ए को, बी को. तो क्या हम इसको बोलेंगे एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट? नहीं. एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट ये कब होती है? जब इंटरेस्ट पहले होता और एजेंसी बाद में क्रिएट होती. क्या यहां इस केस में ऐसा हो रहा है? पहले एजेंसी क्रिएट हो रही है, बाद में. इस केस में तो क्या होता? देखो 2 केस बता रहा हूं आपको, दोनों को कंपेयर करो. ये पिछला केस है जिसपे मैंने नंबर 1 लिखा है, ये पिछला केस. यहां पे क्या हो रहा है? करंट केस में क्या हो रहा है? जो इस पेज पे मैं डायग्राम बनाया है, मैंने ए और बी का एग्जांपल दिया. यहां पे क्या हो रहा है? ध्यान से देखो. यहां पे हो रहा है सर, पहले क्रिएशन ऑफ एजेंसी है. ध्यान देना, बहुत टेक्निकल पॉइंट है बेटा. पहले क्रिएशन ऑफ एजेंसी है और बाद में इंटरेस्ट है. तो दिस इज नॉट एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट. दिस इज नॉट एन एजेंसी
coupled with interest. This is an example of agency coupled with interest. ये जो पहले वाला एग्जाम्पल है, ये जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आपके सामने रखा, जो लास्ट पेज पर मैंने समझाया था, this is an example of agency coupled with interest. तो आई होप बात समझ में आपको आई। शाबाश बेटा। अब आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 202 की बात करते हैं। आप नोट करेंगे, सेक्शन 202 की बातें कुछ नोट करेंगे। लिखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 202 फॉलोइंग आर द कंडीशंस। तो क्या है बेटा इसमें? कंडीशंस ऑफ एजेंसी coupled with interest. Coupled with interest. तो पहला पॉइंट लिखिए, शाबाश। इंटरेस्ट ऑफ एजेंट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। पहला पॉइंट क्या है? नोट करिए, इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। पहला पॉइंट लिख लीजिए। और फर्स्ट केस में हमारे ऐसा हो रहा है ना, देखो बेटा, फर्स्ट केस में देखो, जहां ए डेटर था बी का और बाद में प्रिंसिपल बन गया, बी उसका फैक्टर बन गया, तो बी ने ए से पहले ही पैसा लेना था। बी ने ए से पहले ही पैसा लेना था, बाद में एजेंसी क्रिएट हुई। आप चीजों को देखो बेटा ध्यान से, देखो, इंटरेस्ट तो यहां पे क्रिएट था, बाद में एजेंसी क्रिएट हुई। तो जिस टाइम एजेंसी क्रिएट हुई उस समय इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता था। तो यही बात पहली कंडीशन लिखी है, शाबाश, ध्यान से आप सुनना। इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। ठीक है बेटा। और सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, शाबाश, लिखो, द अथॉरिटी given to agent शाबाश लिखिए, द अथॉरिटी गिवन टू एजेंट must be intended। शाबाश बेटा, must be intended। intended मंशा क्या है? must be intended for the protection of
protection of interest of agent. पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे आप, शाबाश बेटा लिखो। एक पॉइंट लिख लो यहां पे, इंटरेस्ट of agent must be substantial, means it must be more than his remuneration. आइए दोबारा से देख लें कंडीशंस को। सेक्शन 202 की ये कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस ऑफ एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, नंबर एक चीज। और एजेंट को जो अथॉरिटी दी जा रही है उसका मकसद ये है कि उसके इंटरेस्ट को सिक्योर कर दिया जाए। और तीसरा, उसका इंटरेस्ट जो है एजेंट का वो उसके रेमुनरेशन से ज्यादा है। तो ऐसी एजेंसी को हम बोलेंगे एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा? शाबाश। बिहार वाले बच्चे व्हाट्सएप पर अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, शाबाश। अभी नेक्स्ट वीक से उत्तराखंड में जो क्लास शुरू होने वाली है, अगर उत्तराखंड वाले बच्चों को ये क्लासेस, ये जो आज की स्पेशली क्लास है, जब उत्तराखंड वाले बच्चे इस क्लास को देखेंगे, आपकी शुरुआत ही हमने एजेंसी से करी है। उत्तराखंड के बच्चे ध्यान दें, जब आप इस क्लास को देखेंगे तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक या फोन से एसएमएस करना और मेरे रिकॉर्ड्स में आपका नाम जरूर हो जाना चाहिए। शाबाश बेटा। तो अगला कंसेप्ट हम करेंगे टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ये लास्ट सेशन है एजेंसी का और ये लास्ट 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का मतलब क्या है भाई? एजेंसी अब खत्म हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट होने वाला है, यानी जो रिलेशनशिप बना था वो खत्म होगा। शाबाश बेटा। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कैसे कैसी होगी? सेक्शन 201 इस पे कहता है, लिखो, फर्स्ट लिखो, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाय परफॉर्मेंस हो गया भाई, नंबर 1 लिखो बाय परफॉर्मेंस। दूसरा लिखो बाय एग्रीमेंट। तीसरा लिखो बाय एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड। चौथा लिखो बाय डेथ ऑफ प्रिंसिपल और द एजेंट। 4 बातें लिखी आपने। पहला परफॉर्मेंस, दूसरा एग्रीमेंट, बाय एग्रीमेंट। तीसरा लिखो बाय एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड। चौथा लिखो बाय द डेथ ऑफ प्रिंसिपल और द एजेंट।
पांचवा, बाय द इंसैनिटी ऑफ आइदर प्रिंसिपल और एजेंट। सिक्स्थ लिखो, बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। सेक्शन 201 है बेटा सारा ये। लिखो, इफ द एजेंट इज अ कंपनी, इफ एजेंट इज अ कंपनी, on the dissolution of such company interest, agency shall terminate. Where the agent is a company, agency comes to an end at the dissolution of such company. अगला पॉइंट लिखो, where the principal is company, by its dissolution, लास्ट पॉइंट मैंने बोला, इफ प्रिंसिपल इज कंपनी ऑन इट्स डिसोल्यूशन, और इसके बाद लिखो बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ही तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो गया है। जिस चीज के ऊपर तुमने एजेंसी की थी वो सब्जेक्ट मैटर ही, शाबाश, डिस्ट्रॉय हो गया है। अगला लिखो, ये सेक्शन 56 था जो भी आपने लास्ट में लिखा, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। देखो, बाय द रिनंसिएशन ऑफ पावर बाय एजेंट, रिनंसिएशन ऑफ एजेंसी बाय एजेंट, RENUNCIATION, रिनंसिएशन ऑफ द पावर या एजेंसी बाय द एजेंट। और लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बाय द रिवोकेशन ऑफ एजेंसी बाय द प्रिंसिपल, बाय द रिवोकेशन ऑफ एजेंसी बाय द प्रिंसिपल। जो लास्ट तीन बातें मैंने दोबारा बोली, दोबारा बोलता हूं, बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, बाय द रिनंसिएशन ऑफ एजेंसी बाय एजेंट। रिनंसिएशन का मतलब एजेंट एजेंसी को छोड़ देता है, बोलता है कि मैं एजेंट बनता ही नहीं। ठीक है, दोनों छोड़ना चाहते हैं तो बाय एग्रीमेंट होगा। एक छोड़ना, एजेंट छोड़ना चाहते हैं तो उसको रिनंसिएशन बोलेंगे, और अगर प्रिंसिपल एजेंसी को खत्म करना चाहता है तो उसको रिवोकेशन बोलेंगे। सुन लो ध्यान से, आपको रिनंसिएशन में और रिवोकेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा। एक है रिनंसिएशन, दूसरा है रिवोकेशन। रिनंसिएशन जब एजेंट एजेंसी को छोड़ देता है, जब एजेंट एजेंसी को छोड़ता है। रिवोकेशन जब प्रिंसिपल एजेंसी को छुड़वा देता है। प्रिंसिपल एजेंसी को छुड़वा देता है, एजेंट एजेंसी को छोड़ता है, और रिवोकेशन में, शाबाश बेटा, एक इससे इंपॉर्टेंट, रिवोकेशन से ना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है। लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, व्हेन एन एजेंसी इज इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है कि कब एजेंट एजेंसी छुड़वा नहीं सकता। इररिवोकेबल, IRREVOCABLE। इररिवोकेबल का मतलब है कि प्रिंसिपल चाहकर भी एजेंसी छुड़वा नहीं सकता। तीन ऐसे केस हैं जहां पे प्रिंसिपल चाह के भी एजेंसी को छुड़वा नहीं सकता। देखो, फर्स्ट पॉइंट, वेयर एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट, सेक्शन 202, यानी एजेंसी के साथ एजेंट का भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। लिखो,
व्हेन एन एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, वेयर द एजेंट हैज इंकर्ड पर्सनल लायबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंसी के चलते एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, और जहां पे एजेंट आधा काम एनएबी को एजेंसी दी कि मेरे लिए प्रॉपर्टी खरीद ले, और बी ने पार्ट पेमेंट कर दी, यानी आधा काम एजेंट कर चुका है, तो वहां पर एजेंसी रिवोक नहीं हो सकती, वापस नहीं हो सकती। लिखो, when the authority has been partly exercised by the agent, when the authority has been partly exercised by the agent, it is irrevocable, it is irrevocable। section 204, section 204। चलो, ये आपने पढ़ा, when agency is irrevocable। तीन बातें हैं, कंपल्ड विद इंटरेस्ट है, एजेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, और तीसरी बात, एजेंट अपनी पावर को यूज कर चुका है। एजेंट पावर को यूज कर चुका है, फिर तो ये बात हो नहीं सकती, रिवोकेशन हो नहीं सकता। और एक चीज और हम कर लेते हैं बेटा, लिखो, व्हेन टर्मिनेशन टेक्स इफेक्ट, व्हेन टर्मिनेशन टेक्स इफेक्ट। लिखो, एजेंसी टर्मिनेट्स, agency terminates as regards to agent when he comes to know about this fact। जिस दिन एजेंट को पता चलेगा, कि जिस दिन उसको पता चला, आपने 8 तारीख को लेटर लिखा और उसको 11 तारीख को पता चला, तो 11 तारीख को ही एजेंसी टर्मिनेट होगी। लिखो, एज रिगार्ड्स टू थर्ड पार्टीज, 8 तारीख को आपने एजेंसी रिवोक करी, 11 तारीख को एजेंट को पता चला, और 13 तारीख को पार्टीज को पता चला, तो पार्टीज के बिहाफ से 13 को वो एजेंसी रिवोक्ड है, एजेंसी टर्मिनेट है। एज रिगार्ड्स टू थर्ड पार्टी, when it comes to their knowledge। शाबाश बेटा। लिखो आगे, अगले पैराग्राफ से लिखो, if there is sub-agent also, if there is sub-agent also, the termination of agent's authority, if there is sub-agent also, the termination of agent's authority shall terminate the authority of sub-agent। सेक्शन 209 एजेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये बात तो आप समझ गए बेटा, ये बात तो आप कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी 3 पार्टीज पे, तीनों पे अलग अलग टाइम पर इफेक्ट लेता है। प्रिंसिपल जब रिवोक कर देता है, उसके बाद वो नया काम कोई नहीं देगा। एजेंट के बिहाफ पर जब उसको पता चलता है, और थर्ड पार्टी के बिहाफ पर जब उनको पता चलता है। लिखो, सेक्शन 209 क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट, आगे लिखो बेटा, सेक्शन 209 क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट that it is the duty of him to protect the interest of principal, it is the duty of him to protect the interest of principal where the principal dies or becomes unsound mind। शाबाश बेटा। तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी।
मेन पॉइंट है कि तीनों पार्टीज के बिहाफ पे अलग अलग टेक इफेक्ट करेगा। ऑन प्रिंसिपल्स बिहाफ जब वो टर्मिनेट कर देगा, ऑन एजेंट्स बिहाफ जब उसको इस बात का पता चलेगा, और ऑन थर्ड पार्टीज बिहाफ जब उनको इस बात का पता चलेगा। एजेंसी टर्मिनेट हुई है प्रिंसिपल की डेथ की वजह से या प्रिंसिपल की अनसाउंडनेस की वजह से, तो एजेंट वो सभी स्टेप्स लेगा जिससे प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। तो आज हम एजेंसी को खत्म कर रहे हैं। एजेंसी आज हमारा चैप्टर भी टर्मिनेट हो गया है और ये कंसेप्ट का भी टर्मिनेशन हमने लास्ट में पढ़ा है। थैंक्स अ लॉट, दैट्स इट फॉर दिस सेशन।